नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई को बड़े तरीके से करो। जिस किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़े हुए हो, और मैं मयंक मधुरिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, जहां पे हम लोग डिस्कशन करते हैं बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के बारे में, उनकी स्ट्रेटेजीज के बारे में और जो टू डू लिस्ट के बारे में बात करते थे। हालांकि अभी टू डू लिस्ट मैंने बंद कर दिया क्योंकि हम लोगों का कोर्स भी कंप्लीट हो चुका था और आप लोगों को सेल्फ स्टडी का भी टाइम चाहिए था। और सच्चाई बताऊं तो इतने व्यूज भी नहीं आ रहे थे, इतने लोग भी फॉलो नहीं कर रहे थे, तो क्यों मतलब आपको अभी टाइम बर्बाद किया जाए और अपना भी टाइम बर्बाद किया जाए। हालांकि आज ये वीडियो जो लेके आया हूँ उसका मेन पर्पस है, ठीक है ना, आपको गाइड करना कि अभी जो आप क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और ठीक है ना, इन चैलेंजेस को आप कैसे खत्म कर सकते हो, उन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हाँ पसीना आ रहा है क्योंकि पंखा इस समय बंद कर दिया है रिकॉर्डिंग के लिए, ठीक है। तो उस चीजों को अवॉइड करना और कमेंट बॉक्स में ये सब बेवकूफी करने से अच्छा है कि मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो भी मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 1, पहली बात उठाते हैं कि आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। फॉर्म भरने के साथ साथ आपको ये भी पता लग गया होगा कि आप किस मीडियम से पेपर देने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लैंग्वेज चुनेंगे तो आप हिंदी एज अ लैंग्वेज चुनेंगे या इंग्लिश एज अ लैंग्वेज चुनेंगे, अभी तक आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा और उसके लिए आपने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी होगी। अगर किसी ने हिंदी के लिए किया है तो हिंदी के लिए आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होगे, और अगर किसी को इंग्लिश में देना है तो वो इंग्लिश के लिए भी लगातार पढ़ रहा होगा। ये मैं ऐसी उम्मीद मान के चलता हूँ। ठीक है, चलिए पहला डाउट लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ मार्क्स आपको देने चाहिए। ठीक है ना, देखो नंबर ऑफ मार्क्स ये डिपेंड नहीं करता है कि आप ये इस बात का पूरा प्रमाण नहीं देता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आप प्रैक्टिस मॉक का परचेस करते हो तो उसमें 20 प्रीलिम्स के मॉक मिलते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आप गाइडली का परचेस करते हो तो उसमें भी 20 मिलते हैं, और डिफरेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना मॉक देते हैं उसमें एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चंस या फिर पर्टिकुलर नंबर ऑफ सेट्स आपको दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब अगर 20 सेट दिए जा रहे हैं और आप हर रोज एक सेट लगा रहे हो तो ऑब्वियस वाली बात है वो 20 खत्म हो जाएंगे 20 दिन के अंदर। अब आप क्या दूसरा परचेज करोगे? नहीं, आपको ये सब कुछ नहीं करना होता है। आप एक बात को सिंपल याद रखिएगा कि नंबर ऑफ टेस्ट मैटर नहीं करता है कि आपने कितने दिए, मैटर करता है कि आपने जो भी टेस्ट दिए उसका एनालिसिस कैसे किया है। जो भी आपने टेस्ट दिया उसके वीक पॉइंट को आपने कितने देर तक आपको ने अपने आप से क्वेश्चन पूछे कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, वो अगर मैंने कर दिया होता तो कितने मार्क्स बढ़ते। अगर आप इस तरीके से इन चीजों को एनालिसिस करते हो कि किस क्वेश्चन में आपके पास ज्यादा टाइम लग रहा है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में ज्यादा टाइम लग रहा है तो मैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के बाद में कर सकता हूँ, पहले वन लीनियर वाले से निपटा दूं। इस तरीके से अगर आपने चीजों को एनालिसिस किया है तो नंबर ऑफ टेस्ट मैटर नहीं करता है कि आप कितने दे रहे हैं, पहली बात। ठीक है, तो आपके पास जितने भी एक पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में जो आपने परचेज करी है, जितने भी मॉक आते हैं, अगर आपने उनको दे रहे हो और अगर मतलब उसका एनालिसिस भी कर रहे हो तो ये मैटर नहीं कर रहा है कि आप किस प्लेटफॉर्म का दे रहे हो, किससे दे रहे हो। ठीक है, पहली बात। दूसरा डाउट ये आता है कि नंबर नहीं बढ़ रहे हैं मॉक में, क्या करें। देखो इस बात को अपने गांठ से मान लो, अपने बिल्कुल दिल में उतार लो कि जो मॉक का लेवल होता है वो पेपर से थोड़ा अपर हैंड पे रहता है। ठीक है ना, अगर आप स्मार्ट कीड़ा की बात करें, गाइडली की बात करें, प्रैक्टिस मॉक की बात करें, ओलिव बोर्ड की बात करें, तो इनका जो भी रियल एग्जाम होता है उससे थोड़ा अपर हैंड पे होता है, और ये आपको ये नहीं बताता है कि ना आपके इतने ही मार्क्स आने वाले हैं पेपर में। ठीक है ना, इस बात को याद कर लीजिए। ठीक है, अगर आप गलती कर रहे हो मॉक में तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपको अपनी गलती पेपर से, रियल पेपर होने से पहले ही पता चल रही है। ये आपको मॉक हेल्प करता है। मॉक आपके नंबरों में इस तरीके से हेल्प करता है कि आपको ये बताता है कि आपने अगर ये क्वेश्चन किया होता तो आप इतने बच्चों से ऊपर होते, आपको पहले कौन से क्वेश्चन पिक करने थे। ये सब चीजें मॉक बताता है। मॉक ये कतई नहीं बताता कि अगर आपके मॉक में, प्रैक्टिस मॉक में 45 नंबर आ रहे हैं तो आपके रियल एग्जाम में भी 45 आएंगे। ठीक है, ये बात मैं कई बार अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि मेरा दोस्त और मैं दोनों डिफरेंट कोचिंग से पढ़े हैं, लेकिन नंबर ऑफ मॉक और नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज दोनों की अलग अलग थी, लेकिन फाइनली सिलेक्शन उसी का होता है जो अपनी स्ट्रेटेजीज पे टिका रहता है। जो आपने सोच लिया, अगर आप उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो तो आप सफल हो गए, ये बात आप निश्चित मान के चलिएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि सर प्री को साथ लेके कैसे करें। मेंस की तैयारी कर रहे थे हम, अब प्री की भी तैयारी करेंगे, दोनों को पैरेलली कैसे लेके चलें। देखो बहुत सिंपल सी बात है, प्री और मेंस जैसा कुछ नहीं होता है। जो चीज प्री में आती है बस उसका हायर वर्जन मेंस में पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जब आप क्लास 10th में थे तो आपके पास एक चैप्टर था करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वो 10th में सिर्फ एक चैप्टर था। जब आप 11th में जाते हो और 12th में जाते हो तो 12th में वो जो आपके पास एक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर था उसके बहुत सारे पार्ट्स हो जाते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाता है, ठीक है ना, ईएमएफ हो जाता है, ठीक है ना, और करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाता है, बहुत सारे डिफरेंट पार्ट बन जाते हैं। बस इसी तरीके से प्री और मेंस का खेल होता है। प्री में जो आपके पास जो कॉन्सेप्ट होते हैं उन 4-5 कॉन्सेप्ट को मिला के मेंस में एक क्वेश्चन पूछता है। बस आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपके पास कॉन्सेप्ट की पकड़ होनी चाहिए, आपका मेंस भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
ये बात समझ में आई प्री और मेंस। अब तैयारी दोनों को शुरू कैसे करनी है, प्री के साथ साथ मेंस को कैसे करना है, इस बात को जरा ध्यान से सुनिए। आपके पास दिन में 24 घंटे हैं, अगर 24 घंटे में से 16 घंटे भी आप पढ़ते हो और 16 में से अगर 2 घंटे आप प्री को देते रहे हो, तब भी आपके पास 14 घंटे बचते हैं और 14 घंटे मेंस के लिए काफी होते हैं, हद से ज्यादा होते हैं। हालांकि बैंक का पेपर इतना टफ नहीं होता कि आपको 14-14 घंटे पढ़ना पड़े। मैं बहुत रियलिटी बता रहा हूँ, आपको यूपीएससी का एग्जाम नहीं लिख रहे हो, आप सिर्फ बैंक का एग्जाम लिख रहे हो। और बैंक का पेपर इतना टफ नहीं होता कि आप है ना इतनी देर तक आप कंटिन्यूस स्टडी करो। और मेरे को नहीं लगता कि बैंक एग्जाम जो दे रहा है वो इतना सिंसियर होगा कि वो 14 घंटे अगर स्टडी कर रहा है। और अगर वो भाई 14 घंटे स्टडी कर रहा है तो आप यूपीएससी की भी तैयारी कर सकते हो, मैं सच्चाई बताऊं तो। ठीक है, तो इन सब चीजों को छोड़ दो, आपको बस इतना याद रखना है कि आपको प्री का रोज कुछ ना कुछ सॉल्व करना है, प्री के टच में रहना है ताकि आपकी स्पीड कम ना हो, और मेंस पे फोकस रखना है क्योंकि अल्टीमेटली सिलेक्शन आपका मेंस ही कराता है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार अपना एग्जाम दिया था तो मेरे सारे प्री क्लियर हुए थे और मेरे सारे मेंस फेल हुए थे। उसका कारण ये था, ठीक ना, उसका कारण ये था कि मैंने जो तैयारी करी थी वो प्री की ही करी थी, मेंस मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था। तो प्री में तो मैंने अच्छा अपनी अपनी स्टेट से कट ऑफ क्लियर कर लिया था, यूपी से, लेकिन मेंस में जब मैंने पहली बार बैठा था तो वो क्लियर नहीं हुआ था क्योंकि वहां पे जो पेपर आया था वो बिल्कुल मेरे तो मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी उससे अलग आया था। ठीक है, तो अल्टीमेटली सिलेक्शन आपको मेंस ही एग्जाम दिलाता है, तो मेंस को पकड़ के रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 2 घंटे सिर्फ प्री को देना है, बाकी पूरे दिन आपको मेंस सॉल्व करना है। ठीक है, बाद में आते हैं कि जनरल अवेयरनेस कितनी पढ़नी है और कहां से पढ़नी है। देखो ये मेरा सबसे वीक सेक्शन रहा है जनरल अवेयरनेस। ठीक है, हालांकि मैंने कई बार बोला है कि जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ उस साल में सिर्फ है ना शीतल मैडम की जो वीडियो आती है, ठीक है ना, मंथ वाली, उसको देख के गया तो मेरे मतलब पासिंग मार्क्स आ गए थे और मैंने बाकी सब सब्जेक्टों में अपने मार्क्स मतलब कर लिया था, पुश कर लिया था अपने आप को बाकी सब सब्जेक्टों में। ठीक है, तो अगर आपकी स्थिति मेरी तरह है तो मई, जून, जुलाई, अगस्त ये 4 महीने की ही करंट अफेयर पढ़ो। कहाँ से पढ़ रहे हो, किससे पढ़ रहे हो, चाहे आप स्टडी IQ से पढ़ो, फेयर क्लाउड से पढ़ो, शीतल मैडम से पढ़ो, कपिल काठपाल सर से पढ़ो, अभिजीत सर से पढ़ो, ठीक है ना, दुबे सर से पढ़ो, आदित्य सर से पढ़ो, जितने जिनसे भी पढ़ रहे हो आप, बस आप 4 महीने के GS को कंठस्थ कर लो। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ना है बस उतना याद रखना है। देखो कई बार ऐसा होता है कि मैं आप बोलूंगा कि आप 6 महीने की भी GS पढ़ के चले जाओ, आप एक बार रीड करके भी चले जाओगे, लेकिन वो आप रिटेन नहीं कर पाओगे। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं सुना सुना सा लग रहा है, सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन आप कंफर्म होकर वो क्वेश्चन को टिक नहीं कर पाओगे। तो उससे बेटर है कि आप कंफर्म होकर टिक ना कर पाओ, आप है ना 4 महीने की GS पढ़ के जाओ, लेकिन अच्छी पढ़ के जाओ, दमदार पढ़ के जाओ, मेरा मानना यही है। ठीक है ना, और 4 महीने की GS अगर आप पढ़ के जाते हो लास्ट में, तो मैं आपको गारंटी से दे रहा हूँ कि 20 नंबर का तो फंसेगा यार, 20 नंबर का पक्का फंसेगा। क्योंकि अगर पिछले 2 साल 3 साल का ट्रेंड देखोगे तो लास्ट के 3 मंथ 4 मंथ से ही पूछा जा रहा है। ठीक है ना, अब आप करना चाहते हो 6 महीने का तो कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग होने चाहिए फिर उस केस में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि मेंस में सर प्री के रीजनिंग और क्वांट के सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो रीजनिंग में हर क्वेश्चन करने लायक नहीं होगा, हर पजल करने लायक नहीं होगा, इस बात को याद रखते हुए पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करना। हर पजल आपका एक बार में बन जाएगा नहीं बनेगा, मेंस का क्वेश्चन है वो टाइम लेगा आपके पास। ठीक है, तो पहले कोशिश करिए कि मिसलेनियस सॉल्व करे जाए, जितने से ज्यादा आप मिसलेनियस निकाल सकते हो, जैसे कि इनपुट आउटपुट होगा, ठीक है ना, कोडेड स्लॉग्स हो सकता है, कोडेड इनइक्वालिटी होता है, ठीक है ना, ब्लड रिलेशन का कोई कोडेड फॉर्म हो सकता है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का कोडेड हो सकता है, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, स्टेटमेंट आर्गूमेंट वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, इन्फ्रेंस वाले हो सकते हैं, और भी डिफरेंट जो क्रिटिकल रीजनिंग होती है उनके क्वेश्चन हो सकते हैं। तो वो 1 गो में करने की कोशिश करिए, उसके बाद पजल पे आइए, क्योंकि आपका एक माइंडसेट ये हो जाएगा ना कि आपने इतने क्वेश्चन कर लिए, चलो ठीक है अब और अटेंड नहीं करने, ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने, जितने बन रहे हैं उतने बन रहे हैं। ठीक है, अगर शुरू में आप पजल उठा लोगे और अगर स्टक हो गए ना तो पूरा पेपर खराब हो जाएगा, इस बात को मैं लिख के दे सकता हूँ। वही काम आपको ये क्वांट में करना है। क्वांट में जितना जल्दी हो सके स्पीड मैथ के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो अप्रोक्सीमेशन के हो, नंबर सीरीज के हो, तो ठीक है ना, उनको निपटाने की कोशिश करिए एक ही बार में, और उसके बाद DI पे आइए, और DI के बाद देन अर्थमेटिक पे आइए, आपका पेपर में सिलेक्शन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा अगर आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है ना, बस बात ये होनी चाहिए कि आपको स्पीड मैथ भी आनी चाहिए। अब ये नहीं है कि है ना नंबर सीरीज पढ़ी नहीं है, फॉर एग्जांपल मेरी तरह, मतलब मेरे को नंबर सीरीज से भाई बहुत डर लगता है और मैं नंबर सीरीज कभी अटेंड भी नहीं करता, लास्ट में ही करता हूँ। तो अगर आप मेरी तरह हो तो फिर भाई नंबर सीरीज मत करना, फिर तो आप DI पे चले जाना, वो ज्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इंग्लिश की बात हो गई। कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर के लिए देखो ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। सचिन अरोरा सर को यूट्यूब पे डालना, सचिन अरोरा सर, उनकी 85 समथिंग वीडियोस हैं, रोज एक दिन देख लो, एक दिन रोज देखो, कभी कभी 2 भी देख लो, क्योंकि है ना उनका मतलब जो भी वीडियो है वो 1-1 घंटे की है, वो बहुत धीरे बोलते हैं, मतलब मेरी तरह बहुत जल्दी नहीं बोलते हैं, बहुत धीमे बोलते हैं। तो आप 1.5 पे भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कंप्यूटर। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप अपने प्री और मेंस को साथ लेके चल सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, अभी 10 मिनट नहीं हुए, ठीक है ना, 15 मिनट से छोटी वीडियो रखूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो।
कोई सा भी डिस्ट्रैक्शन हो, चाहे आप किसी बंदी से बात करते हो, किसी बंदे से बात करते हो, थोड़ा उस चीज को अवॉइड कर दो, कुछ दिनों के लिए अवॉइड कर दो, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको नौकरी नहीं मिलेगी ना, तो वो 12th फेल का एक जो डायलॉग है ना कि कुछ बन जाओ, कुछ कर जाओ, नहीं तो ये भी छोड़ के चली जाएगी या ये भी छोड़ के चला जाएगा, बस वही होगा आपके साथ। और आप बस एक विक्टिम रह के सिंपैथी गेन करने वाले कैरेक्टर की तरह रह जाओगे, सब आपको छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर बात करें प्रेमानंद महाराज की, तो वो एक बात बहुत अच्छी बोलते हैं कि इस दुनिया में कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, ठीक है ना, सब अपने अपने मतलब के हैं। तो ये जो भी आपके जो प्रेम भावना है, जो भी आपके जो हार्मोन्स का लेवल ऊपर नीचे हुआ है, उसको साइड में रखते हुए, ठीक है ना, अभी ये 2 महीने हैं, अब तो 6 महीने भी नहीं बोल सकता मैं, सिर्फ 2 महीने, इन 2 महीनों पे फोकस रख के करो, हो जाएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, पॉजिटिव अप्रोच रखो, हमेशा ये सोचो कि मैं कर सकता हूँ, ये कतई मत सोचो कि मेरे से नहीं होगा या मैं अब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे नंबर कम आ रहे हैं, क्योंकि आप जैसा सोचोगे ना आपके साथ वैसा ही होगा। इस बात को आप लिख के मान लीजिए, ठीक है ना। ठीक है, अगर आप किसी को बार बार किसी चीज के लिए टोकते हैं, रोकते हैं, तो देखना वो चीज फिर है ना आपको अल्टीमेटली गलत डायरेक्शन में लेके जाती है, ठीक है। तो नेगेटिव मत बनो। कोई भी पूछे कि इस बार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आप बस एक ही बात बोलो कि मैं पेपर अच्छा देके जा रहा हूँ, बस मैं पेपर देने जा रहा हूँ और बेहतरीन तरीके से पेपर देने जा रहा हूँ, होगा ना होगा वो मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है ना। कई बार ऐसा हुआ है कि मतलब मैं भी बहुत सारे एग्जाम में बैठा हूँ, ठीक है ना, और जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन रहती है, ठीक है ना, उस तरीके से वो पेपर नहीं निकलता है मेरे से, तो बड़ा दुख होता है उस चीज को सोच के। तो आप कुछ भी ऐसा ना सोचें, ठीक है ना, आप बस ये सोचो कि आपने मेहनत करी है, आपने अपना बेस्ट दिया है, बस बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। चाहे भगवान को मानते हो तो भगवान, और किसी को मानते हो तो बस उसके हाथ में छोड़ के आगे की तरफ बढ़ो, ठीक है। और एक और बात, इधर उधर का खाने से बचो ये 2 महीने जो भी है, क्योंकि मानसून सीजन शुरू हो गया है, ठीक है। मानसून में क्या होता है कि आप इधर उधर उल्टा सीधा खाओगे, कुछ भी पेट खराब होगा और अल्टीमेटली वो पढ़ाई को कहीं ना कहीं हैम्पर करेगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो आपको याद रखनी चाहिए। अगर और कोई मुझे पॉइंट लगेगा तो हम फिर दोबारा वीडियो लेके आएंगे, ठीक है ना। 15 मिनट का मैंने सोच के किया था, लेकिन अभी 12 ही मिनट हुए हैं, और कमाल की बात मैं टाइम बताऊं तो 12:10 हो रहे हैं, ठीक है ना। 12 मिनट की वीडियो होने जा रही है और 12:10 टाइम हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब छोटी छोटी चीजें आपको पसंद आई होंगी। लास्ट मंथ की स्ट्रेटेजी यही है कि प्री प्लस मेंस को लेके चलो। प्री को 2 घंटे दो, मेंस को जितना दे सकते हो देने की कोशिश करो। करंट अफेयर नहीं पढ़े 6 महीने के, तो मई जून जुलाई अगस्त इन 4 महीने के ही पढ़ो, लेकिन जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो। ऐसा पढ़ो कि अगर उस महीने से वो क्वेश्चन आए तो आपसे अटेंड हो जाए, ठीक है। बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर पेपर टफ आएगा, एक बात याद रखना, अगर पेपर टफ आएगा तो सबके लिए टफ होगा, पेपर इजी होगा तो सबके लिए इजी होगा। इस चीज को जितना जल्दी आप समझ जाओगे उतना पेपर आप अच्छा करके जाओगे। कई बार मैंने ऐसे देखा है एग्जाम हॉल में कि पेपर आता था लेकिन बच्चे पैनिक हो जाते हैं और उसकी वजह से वो पेपर खराब हो जाता है, तो वो मत करना, ठीक है ना। हिंदी पसंद करते हो तो हिंदी के लिए पढ़ना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि जो हम हिंदी रोज की बोल रहे हैं वो आएगी, ऐसी हिंदी वहां पे नहीं बोली जाती है, ना ही जो ऑफिशियल जो लैंग्वेज है हिंदी उस तरीके से लिखी जाती है जैसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो बहुत शुद्ध हिंदी होती है, आप उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। ऐसे ही इंग्लिश के लिए भी अगर आप चूज करो तो इंग्लिश के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर का मैंने बता दिया है कि एक PDF आती है ओलिव बोर्ड की, आप उसको पढ़ सकते हो। अड्डा भी अपनी कैप्सूल देता है, उसको पढ़ सकते हो, या फिर सचिन अरोड़ा सर हैं यूट्यूब पे, आप उनको भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है, और आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, अगर कोई भी फीडबैक देना है तो आप कमेंट में दे सकते हो। हम जनरली वीडियोस कम अपलोड करते हैं क्योंकि व्यूज नहीं आते हैं, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा भाई, व्यूज नहीं आते इसलिए ही नहीं डालता हूँ, क्योंकि एक मोटिवेशन भी तो होना चाहिए ना डालने का, ठीक है। आज ये वीडियो इसलिए डाला क्योंकि मेरे टेलीग्राम पे एक बच्चा है, उसने मेरे से पूछा था कि सर लास्ट के लिए कुछ बताइए, लास्ट की स्ट्रेटेजी बताइए। तो वही मैं बस गाइड करने आया हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ। जिस भी किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो उस टीचर को फॉलो करो, ठीक है ना। अंधे मत हो, थोड़ा समझ के फॉलो करो, ठीक है ना, क्योंकि हर कोई अल्टीमेटली अपना कोर्स बेच ही रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे कोई ऐसा मतलब श्री रामचंद्र जी नहीं है जो बिल्कुल सत्य हो, ठीक है ना। सबको अपना परिवार चलाना है, अल्टीमेटली आप सबको पैसा ही चाहिए, ठीक है ना, और उसी के लिए ये सब किया जाता है। आप भी जॉब कर रहे हो तो आप भी पैसे के लिए ही कर रहे हो, ठीक है ना। तो किसी भी टीचर को ऐसे हेट मत करो कि वो उस टीचर के, देखो टीचर आपस में एक दूसरे की बुराई करेंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चे नहीं आएंगे। लेकिन आप लोग किसी टीचर को गाली मत दो, चाहे आप उस टीचर से पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। देखो, एक गुरु को गाली देना का मतलब पता है, ऐसा होता है कि भगवान भी उसको माफ नहीं करता। गुरु गुरु होता है, चाहे मेरा गुरु हो चाहे आपका गुरु हो। गुरु के बारे में कभी भी ऐसी गलत भावना मत लेके आना, ठीक है। अगर आपका गुरु ऐसे बोल रहा है कि वो फलाने टीचर ऐसे हैं, तब भी ठीक है, उनकी बात को सुन लो, लेकिन कुछ रिप्लाई मत करो, क्योंकि ये चीजें अच्छी नहीं होती, ठीक है। इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट मत बनाओ, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।